फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन है कि साफ साफ में कौन सा समास है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आंसर आपको पता है तो आप आंसर कमेंट में भी दे करके बता सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, साफ साफ में जो है अव्ययी भाव समास है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए सभी हिंदी के प्रश्नों को हमने एक जगह एक वीडियो में कवर किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है कि आतपजीवी का विग्रह होगा। तो देखिए आतपजीवी का मतलब होता है धूप से जीने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल्हू का बैल मुहावरे का अर्थ होगा। कोल्हू का बैल मुहावरे का अर्थ होता है बहुत परिश्रमी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर आपको कमेंट करके बताना है ताकि इससे अंदाजा लगाया जा सके कि आपकी तैयारी कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युगवाणी किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स युगवाणी जो है यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हुई थी। तो रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु जो है 24 अप्रैल 1974 में हुई थी। तो राइट आंसर इसका 1974 हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास कौन सा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको देकर के बताना है, ठीक है। चलिए, जब गति, देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, जब गति ही जीवन है तो मृत्यु क्या है। जब गति ही जीवन है तो मृत्यु क्या है। तो मृत्यु है स्थिरता, ठीक है। गति का इसमें विलोम बताना है। देखिए गति का विलोम आपको बताया, यहाँ जीवन का विलोम मृत्यु हो गया, गति का यहाँ विलोम आपसे पूछा गया है तो स्थिरता हो जाए, स्थिरता हो जाएगा। भाषा का प्राचीन स्वरूप क्या है। तो भाषा का प्राचीन स्वरूप जो है ये मौखिक होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृति के 4 अध्याय ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है। नदी के द्वीप, तो इसके रचनाकार हैं, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, अज्ञेय की रचना है। ये किसकी रचना है। तो ये अज्ञेय की रचना है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन हमने हिंदी के कवर कर लिए। अब हम लोग यहाँ से अंग्रेजी के क्वेश्चन कवर करेंगे। देखिए आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखिए 11 नंबर जो है फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए, 11 नंबर में आपको है यहाँ से यहाँ तक ए पार्ट है, यहाँ से बी पार्ट है, यहाँ से सी पार्ट है और ये जो है डी पार्ट है। पूरा सेंटेंस पढ़ना है और आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो देखिए पूरा सेंटेंस पढ़िए। देखिए आई वॉज शॉक्ड टू हियर डैट हर हस्बैंड डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। कहने का मतलब हुआ कि यह सुन करके मैं शॉक्ड हो गई, चकित हो गई कि उसके पति जो हैं वो एक्सीडेंट में मारे गए हैं, उनकी मृत्यु एक्सीडेंट में हो गई है। देखिए इसमें डाइड ऑफ नहीं होगा, डाइड इन का इस्तेमाल होगा, ध्यान रखना है। डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है, अगर कैंसर से मृत्यु होती डाइड ऑफ का इस्तेमाल होता, बीमारी से मृत्यु होती तो यहाँ डाइड ऑफ लगता, लेकिन एक्सीडेंट में डाइड इन लगेगा, ठीक है। तो इसी पार्ट में एरर है, पार्ट सी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रीजन फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी एट ऑल। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बिकॉज का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि रीजन आ गया है, तो बिकॉज जो है यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पर रीजन जो है दिया हुआ है, द रीजन फॉर हिज फेलियर, ठीक है, बिकॉज नहीं होगा यहाँ इस्तेमाल, तो इसी पार्ट में एरर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है खाली स्थान है विराट कोहली एडेड अनदर फीदर, खाली स्थान हिज कैप बाय हिज वंडरफुल परफॉर्मेंस इन द वनडे मैच। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा इन होगा, ठीक है। एडेड फीदर इन हिज कैप, यहाँ इन का इस्तेमाल होता है, ये ऑलरेडी एक फ्रेज है, ठीक है, एक अचीवमेंट है, इसका मतलब होता है कि एक उपलब्धि हासिल करना, ठीक है। तो इन का इस्तेमाल होगा खाली स्थान में। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ओनली व्हेन खाली स्थान है फेल्ड द आर्मी रिसोर्टेड टू फोर्स। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी परसुएशंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 15। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है फ्रेंड्स कि देख लीजिए, इसमें पूछ रहा है कि
कह रहा है कि 4 अल्टरनेटिव है, सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग फॉर द गिवन वर्ड। तो आपको परनिशियस का सिमिलर मीनिंग बताना है। तो देखिए परनिशियस का मतलब होता है हानिकारक, ठीक है, और हानिकारक का सिमिलर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डेंजरस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेनिफिशियर, एडवांटेजेस, ये सारे जो हैं इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें से आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। देखिए यहाँ अपोजिट लिखा हुआ है, ठीक है। वेक्जेटियस का अपोजिट मीनिंग क्या होता है? तो देखिए वेक्जेशियस का जो मतलब होता है वो कष्टकारी होता है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा सूदिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राहत पहुंचाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है इडियम फ्रेज है। देखिए लाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ, माफ कीजिएगा लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मुश्किल से निर्वाह करने वाला, यानी कि लिविंग इन माइजरेबल कंडीशंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंग्लिश से मत घबराइए, इंग्लिश बहुत ही आसान पूछा जाता है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ही यह करना क्या है, इंप्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ जो ब्रैकेट में पार्ट दिया हुआ है ये आपको इंप्रूवमेंट की अगर आवश्यकता है तो इंप्रूव करेंगे, अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी में नो इंप्रूवमेंट दिया हुआ है। ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैव डन फॉर हिज वाइफ, ठीक है, ये आई लिखा हुआ है। तो देखिए क्या इसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है? तो देखिए हैड बिन डन का इस्तेमाल होगा, ठीक है, हैड बिन डन फॉर हिज वाइफ, हैड बिन का यहाँ पर इस्तेमाल होगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किलिंग ऑफ वंस ऑन चाइल्ड, इसके लिए एक वर्ड बताना है, एक शब्द हिंदी में और इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। किलिंग ऑफ वंस ऑन चाइल्ड इसको कहा जाता है फिलिसाइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर में है, इसमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड यानी कि जो स्पेलिंग गलत दिया हुआ है उसको आपको ढूंढना है। तो देखिए इसमें गलत जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, पर्सनल दिया हुआ है। पर्सनल में जो है स्पेलिंग जो होगा पर्सोनल, इसको पढ़ेंगे PERSONNEL होता है, यहाँ ए लगाया हुआ है, ठीक है, तो ये गलत है, बाकी सभी जो है सही है। उसके बाद 21 नंबर देखिए मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ये आपको पता होगा। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दीर्घ दृष्टि दोष, तो ये समीप दृष्टि हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और निकट दृष्टि दोष जो है यानी कि मायोपिया जो है इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, किस प्रकार के लेंस के द्वारा? तो मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष में ध्यान रखिएगा किस लेंस का, अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, और दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सुपर फोटो चित्रण में, माफ कीजिएगा, सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती है? तो सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की जो है इंफ्रारेड किरण का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि जब तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा निश्चित रूप से। देखिए कह रहा है ना कि आपको इसका तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए, यानी कि लेंथ बड़ा कर दिया जाए, तो उसके जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 4 गुना उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो इसका कारण क्या है? गति का जड़त्व। इसका मतलब है गति का जड़त्व का गुण है कि जब कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है तब तक वह उसी अवस्था में रहेगा जिस अवस्था में वो है, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगता है आदमी जो है गति की अवस्था में रहना चाहता है, इसलिए वो आगे की तरफ झुक जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाँ, कि पराध्वनिक विमान खाली स्थान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है ध्वनि बूम जिसको कहते हैं, ये काफ़ी खतरनाक होता है,
इसी को जो है वो पैदा करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उनको कहा जाता है विद्युत रोधी। क्या कहा जाता है उसको? विद्युत रोधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है। तो दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता आपसे पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रेषित संकेत की आवृत्ति। ठीक है, अगर हम बात करें बीबीसी की, तो बीबीसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना 1927 में हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो ये तो आप सभी को पता होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। तो ऑप्शन नंबर इसका सी, हाँ इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, मिथाइल आइसोसाइनाइड लिखा हुआ है और ये साइनाइट है। ठीक है, दोनों को ध्यान से पढ़ना है आपको। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइसोसाइनाइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये घटना घटित कब हुई थी? तो सन 1984 में हुई थी। सन भी याद रखना है, जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है यह कार्बनिक नहीं होता है। देख लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, इसमें कहीं कार्बन नहीं है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है। तो इनके किण्वन से यानी कि फर्मेंटेशन से क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल प्राप्त होता है। इसको एथिल अल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एथेनॉल को एथिल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, मेथेनॉल को मेथिल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग कैसे किया जा सकता है? तो इसको कैसे आप अलग करेंगे? तो इसको जो है ऊर्ध्वपातन के द्वारा, सब्लिमेशन के द्वारा इसको जो है अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक को कवर किया था। 2020 में जो 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उन चारों शिफ्ट में साइंस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनको हमने एक जगह कवर किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सभी वीडियोज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आर्सेनिक, हाँ देखिए, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, इसके द्वारा साबुन बनाया जाता है, आप सभी को पता भी होगा। उसके बाद आर्सेनिक प्रदूषण से होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आर्सेनिक प्रदूषण से क्या होता है? इससे जो है ब्लैक फुट रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ब्लैक फुट रोग। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? तो देखिए इसमें से परजीवी जो है ये कौन नहीं है? तो देखिए जू परजीवी नहीं है। ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बाकी देखिए मच्छर, उसके बाद अगर हम बात करें मक्खी और ये जो किलनी है, ये है परजीवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबद्ध है वह निम्नलिखित में से किन अवयव से प्रभावित होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा श्वास संबंधी रोग है से प्रभावित होता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है यह श्वास संबंधी रोग से जो है प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है? तो फ्रेंड्स ये देख सकती है संयुक्त आंख होने के कारण उसमें। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। याद रखिएगा, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण। तो उपयुक्त सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से। हाँ देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आहार में आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आप सभी को पता है घेंघा रोग होता है। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम, तो बर्ड फ्लू का वायरस का जो नाम है वो H5N1 है। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, H5N1। और स्वाइन फ्लू का एक वायरस होता है, तो स्वाइन फ्लू का होता है H1N1। ठीक है, H1N1 जो है ये स्वाइन फ्लू का है। उसके बाद देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें निहित क्या है? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, आप सभी को पता भी होगा।
प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद अगर बात करें तो जल है, सूर्य का प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, इसी में कांग्रेस के नरम और गरम दल दोनों में एकता हुई थी और इसमें मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया था, इसीलिए 16 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखनऊ में हुआ था। निम्नोक्त स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो महत्वपूर्ण केंद्र इसमें से कौन सा नहीं था? आप सभी को पता होगा, आगरा नहीं था। बाकी झांसी, लक्ष्मीबाई ने यहाँ से नेतृत्व किया था। कानपुर, तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था। लखनऊ, हजरत बेगम महल ने यहाँ जो है नेतृत्व किया था। नाना साहब और तात्या टोपे कानपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बिहार का लोकनायक ये वीर कुंवर सिंह ने किया था। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? तो फ्रेंड्स ये थे राजा राम मोहन राय। देखिए इन्हीं के सहयोग से जो है 1828 ईस्वी में 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को बंद किया था। ठीक है, 1828 में इन्होंने कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1828 में, ये सन याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि इलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने किया था? तो ये राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गुप्त युग का प्रवर्तक, तो गुप्त युग का जो शासक था वो कौन था? श्री गुप्त था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था और गुप्त वंश का जो पहला प्रसिद्ध शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो फ्रेंड्स, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था और इसी इब्राहिम लोधी को 1526 के पानीपत की युद्ध में बाबर ने पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो इब्राहिम लोधी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और संस्थापक कौन था? तो संस्थापक बहलोल लोधी था, लोधी वंश का। और दिल्ली पर पहला शासन करने वाला अफगान भी था, दूसरा शेर शाह सूरी था। ठीक है, तो दोनों 3 क्वेश्चन यहाँ से मैंने बताया आपको, ध्यान रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर के किया था। ठीक है, और फ्रेंड्स राजधानी जो थी विजयनगर की, राजधानी हम्पी थी और हम्पी जो थी तुंगभद्रा नदी के तट पर थी। ध्यान रखिएगा। तो देखिए सही आंसर 47 का क्या हो जाएगा? कृष्णदेवराय। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने पुर्तगालियों से संधि किया। उसके बाद देखिए कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका बाद 49 नंबर देखिए, हर्ष चरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो वान भट्ट के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वान भट्ट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की? तो कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। ठीक है, वास्को डी गामा ने जो है समुद्री रास्ते से भारत की खोज की थी। ठीक है, भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी किसने? वास्को डी गामा ने, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था? तो ये होता था मैक्सिको से। ध्यान रखिएगा, कहाँ से होता था? मैक्सिको से होता था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। यूरोप में जो है मैक्सिको जो है यहीं से इसका व्यापार होता था। मैक्सिको कहाँ है? अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दीन है इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स दीन इलाही जो था ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। आप सभी को पता है किसके द्वारा? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। और अकबर ने ही इलाही संवत, ध्यान रखिएगा, 1583 ईस्वी में इलाही संवत की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 52 नंबर के बाद 53 नंबर। ठीक है, देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय मानक समय IMT का याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो देखिए ये गुजरता नहीं है किस, कहाँ से? तो फ्रेंड्स 53 का करेक्ट आंसर महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। ध्यान रखिएगा, यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है, 5 राज्यों से। देखिए 82.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश, 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो है
मानक समय की यमयात्रा रेखा माना जाता है और ये इलाहाबाद के निकट से होकर के गुजरता है, ध्यान रखिएगा। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो आप सभी को पता है, अब्दुल कलाम द्वीप है, ऑप्शन नंबर सी। यहीं से जो है सैटेलाइट वगैरह का प्रक्षेपण किया जाता है। बहुत सारे जितने भी मिसाइल वगैरह हैं यहाँ से इसका प्रक्षेपण किया जाता है, मिसाइल का, ठीक है। सैटेलाइट वगैरह का जो है ये सतीश धवन से इसका प्रक्षेपण किया जाता है। उड़ीसा में है ये व्हीलर द्वीप, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो ये किस अवधि के दौरान आते हैं? ये आते हैं अक्टूबर और नवंबर में। देखिए जितने भी तूफान आते हैं अक्टूबर और नवंबर में खास करके आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये खनिज जो हैं कौन से हैं? ये खनिज हैं सभी, सिलिका, एल्युमिना और चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर है कि वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल के अध्ययन को मेट्रियोलॉजी कहा जाता है। देखिए मेट्रियोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर, देखिए अर्जुन जब भी लग जाए कृष्णा लगा दीजिएगा। जब भी आपको नहीं पता है, देखिए नागार्जुन, ठीक है, अर्जुन लगा हुआ है ना, तो अर्जुन का संबंध किससे है? कृष्णा से है, ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश में है ये। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व में सबसे बड़ा गरान वन यानी कि मैनग्रोव फॉरेस्ट निम्न में से कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा जो है फ्रेंड्स ये कौन सा है? आप सभी को पता भी होगा, सुंदरबन है। ये भारत और बांग्लादेश दोनों में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये भारत के पश्चिम बंगाल में है, जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण का गंगा जो है ये कहा जाता है गोदावरी को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदावरी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है, ठीक है। गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, ठीक है, वृद्ध गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ध्यान रखिएगा। 61 नंबर देखिए कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है ये पश्चिम बंगाल में होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर बिहार में पूछे तो किशनगंज, पूर्णिया, इन जगहों पर जूट का जो है प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान तो देहरादून में है, उत्तराखंड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर कि वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो आप सभी को पता है भारत में रहता है इसका कितना प्रतिशत? 17.5%, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? तो ये राजमार्ग है NH2, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, NH2, ध्यान रखिएगा। और NH44 जो है अभी सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह श्रीनगर से कहाँ जाता है? कन्याकुमारी तक, ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक NH44। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं जो हैं ये किस प्रकार के हैं? ये हैं त्रिस्तरीय, 3 स्तरीय, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 2006 में बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? तो इसकी शर्त है 7000। 67 नंबर देखिए, 67 नंबर फ्रेंड्स है कि भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो अधिकतम संख्या जो है 552 निर्धारित की गई है, ध्यान रखिएगा। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 545 ही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 68 नंबर। देखिए फ्रेंड्स 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति को कौन सलाह और मंत्रणा देता है? तो राष्ट्रपति को सलाह और मंत्रणा संघीय मंत्रिपरिषद देता है। कहा भी गया है संविधान में कि राष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं उसमें सहायता के लिए और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? तो संघीय मंत्रिमंडल का सीधी सी बात है भारत के प्रधानमंत्री करेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद एक धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में का एक भाग है। ये जोड़ा गया कब? तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था, 1976 में, और इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो कुछ नहीं करना है, पहली बार संशोधन। तो यानी कि आप देखिए पहली किस में आ रहा है? इसमें 52 में आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। 49 में 9 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। तो देखिए 51 में 1 आ रहा है ना, 51। तो ऐसे रिलेट करके आप लोग याद रखिएगा, 51 1 यहाँ आ रहा है, तो पहला संशोधन 51 में ही किया गया था, 1951 में।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब जो है किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो फ्रेंड्स ये कब किया गया था? ये 1950 में किया गया था, आप सभी को पता भी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा इसको लिखा किसने है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। और ये हमारा राष्ट्रगान है, इसको भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रगीत क्या है? तो राष्ट्रगीत आप सभी को पता होगा क्या है? वंदे मातरम है। और लिखा किसने है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है। तो फ्रेंड्स ये साधन कौन सा है? ये है देसी बैंकर। ठीक है, देसी बैंकर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए बाकी सारे जो हैं ये गैर नहीं हैं, ये सरकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीएम का अर्थ? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यहाँ मैं लिखता हूँ ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड का मतलब क्या होता है? स्वचालित टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सेफर्ड का जो है सेफर्ड बर्नार्ड जो है इन्होंने ही खोज किया था एटीएम की। उसके बाद देखिए कि भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया। तो फ्रेंड्स कब बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा इसको जो है कब बनाया गया? इसको बनाया गया 1999 में, 1919 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 71वें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 71वां पूछा गया है, तो ये चंडी प्रसाद भट्ट को। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित अभी अहमद किस देश के प्रधानमंत्री है? देखिए नोबेल शांति पुरस्कार 2019 यहाँ पूछा जा रहा है, अब आपसे 2020 पूछा जाएगा। 2020 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP। ठीक है, इसको विश्व खाद्य कार्यक्रम हिंदी में कहा जाता है। और 2019 में अभी अहमद को दिया गया था। और अभी अहमद जो थे ये इथोपिया के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद देखिए फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी भारतीय धन कुबेरों की ताजा सूची में दूसरा स्थान किसका? पहला स्थान तो चलिए मुकेश अंबानी का है, दूसरा स्थान अब मिल गया है फ्रेंड्स, नाम उनका ध्यान रखिएगा। डी मार्ट सुपर मार्केट के जो मालिक हैं राधा किशन दामनी। यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ, राधा किशन दामनी, ये दूसरे नंबर पर है। ध्यान रखिएगा ये 2020 का ताज़ा आंकड़ा है। उसके बाद देखिए जेमिनी नामक उपग्रह का विस्तारित नाम क्या है? तो जेमिनी का होता है गगन इनेबल्ड मैरिनर। यहाँ मैरिनर सटा के होगा मैरिनर इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के टूर्नामेंट में पहली महिला मैच रेफरी बनने का श्रेय किसके प्राप्त है? तो ये GS लक्ष्मी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए पहली क्लोन गाय कागा की मौत 9 अक्टूबर को कहाँ हो गई? तो इसकी मौत जो है ये जापान में हो गई थी, जहाँ जन्म हुई थी वहीं पे इसकी मृत्यु भी हो गई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रेल यात्रा के दौरान गाड़ी में FIR दर्ज करने और शिकायत एवं सुझाव देने के लिए हाल ही में रेलवे मंत्रालय के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह ऐप है सहयात्री। ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, सहयात्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 83। देखिए प्रश्न है 83 में कि रेलवे स्टेशनों तथा ट्रेनों के निजीकरण की प्रक्रिया को तेजी लाने के लिए रेल मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में एक प्राप्त समूह का गठन किया है? तो ये जो अमिताभ कांत हैं नीति आयोग के CEO, इन्हीं की अध्यक्षता में। ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये मैथ का क्वेश्चन है। देखिए tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू x दिया हुआ है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्वयं सॉल्व कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ आप इसको फार्मूला पे तोड़ दीजिए। फार्मूला आपको पता है कि यहाँ दिया हुआ क्या? tan x प्लस x इक्वल टू x दिया हुआ है, तो tan स्क्वायर थीटा उसके बाद माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है ना sec स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर हो गया ना, अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। तो कैसे तोड़ेंगे? देखिए मैं यहाँ से तोड़ के आपको बता देता हूँ। tan थीटा प्लस sec थीटा फिर क्या हो जाएगा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये इक्वल टू हो जाएगा आपको यहाँ पर x इंटू सेक थीटा tan थीटा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है, ठीक है, 4 भुजा होती है चतुर्भुज में, तो सबसे बड़ा आपको ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि चारों जो एंगल हैं उसका जोड़ कितना होता है? तो 360 डिग्री होता है।
तो इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 3x + 5x + 9x + 13x सबको x मान लीजिए और जोड़ दीजिए, तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 156। ठीक है, तो सबसे बड़ा कोण आपको निकालना है, तो 156 सबसे बड़ा एंगल हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, तो इसको भी आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कितने प्रकार के शब्द लीडिंग के अक्षर के इस प्रकार समायोजित किया जा सकता है कि सदैव स्वर के साथ आए। ठीक है, तो इसको भी देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि इसमें स्वर कितने हैं, तो 1 2 ए ई आई ओ यू होता है ना, तो आई भी है। स्वर 3 है। ठीक है, टोटल लेटर कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 3 निकल गया तो बचा कितना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो बाकी कितने बच गए, 4 बच गए। तो इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, ये आंसर आपको निकल के आ जाएगा 3 गुना 2 गुना, यहाँ कर दीजिए 3 गुना 2 गुना, उसके बाद 4 गुना 3 गुना 2। इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपको निकल के आ जाएगा। मेरे ख्याल से आंसर आप लोग इसको बना करके कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शब्द डिजाइन के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है कि कोई भी व्यंजन दो में से किसी भी छोर पर न हो। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 48। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा, इनका मानो एक इनमें से कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, √2। उसके बाद 90 नंबर देख लीजिए कि यदि x + y दिया हुआ है और xy = 2 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो ये भी आप लोग निकाल लीजिएगा, AQ - BQ वाला फॉर्मूला है, उस पर आप लोग इसको रख दीजिए और निकाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। AQ और -BQ का फॉर्मूला आपको पता है ना कि x - y, उसके बाद x² + y² + xy होता है। फ्रेंड्स मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आसान आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाँ, कि किसी चतुर्भुज के 3 कोण दिए हुए हैं, चतुर्भुज के चौथे कोण तो पता है ना, अभी मैंने बताया कि 360 का होता है, तो तीनों को जोड़ दीजिए और घटा दीजिए तो चौथा एंगल निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए 106 डिग्री मेरे ख्याल से इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए दिया हो कि 53 रुपया ABC के में इस तरह से बांटे हैं कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, 53 रुपया है और ए और बी में इस प्रकार से बांटा गया है कि ए को बी से 7 रुपया अधिक मिला है। क्लियर है, तो मान लीजिए सी को कितना मिला है, पहले एक्स मिला है, सी को मान लीजिए एक्स मिला है। अब देखिए बी को क्या मिला है, सी से 8 रुपया ज़्यादा मिला है। बी को कितना मिला है, सी से 8 रुपया ज़्यादा, तो सी को कितना मिला है, एक्स मिला है, तो इससे 8 रुपया ज़्यादा बी को मिलेगा। अब ए को कितना मिला है, ए को बी से 7 रुपया ज़्यादा मिला है, तो ए को बी का कितना है, एक्स + 8 है और +7 जोड़ दीजिएगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं तीनों ए बी और सी को बता दिया हूँ। उसके बाद देखिए 93 नंबर है कि एक आदमी 1/4 काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो इस काम को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने और आदमी की आवश्यकता होगी। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग कीजिए। सही आंसर इसका 24 आदमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। वाई सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, तो फ्रेंड्स इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। अनिवासी भारतीय यानी कि NRI, ठीक है, जिसको कि NRI कहा जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है, तो म्यांमार की राजधानी कहाँ है, ध्यान रखिएगा, यह है नेपितो। अब नया राजधानी हो गया है नेपितो। उसके बाद WTO का मुख्यालय कहाँ है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि करगम कहाँ का लोक नृत्य है, तो फ्रेंड्स करगम जो है यह लोक नृत्य है कर्नाटक का। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आप कमेंट करके अभी बताइए। ठीक है, उसके बाद 100 नंबर अब देखिए मैं बता देता हूँ कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, तो सभी पता है 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, गांधी जयंती के अवसर पर। फ्रेंड्स हमारा यह 8वां सेट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट नंबर 9 के साथ मिलेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।